तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार अर्जुन कॉन्टिनेंट के चैप्टर नंबर 251 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। और आज ये एपिसोड थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम किसी ऐसी चीज़ की पावर के बारे में जानने वाले हैं जिसका इंतज़ार आप लोगों ने सीजन 1 मतलब पहले वाले लू फेंग से ही इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग और डी किंग आपस में फाइट कर रहे होते हैं, और वहाँ पर वो बंदा अपने टेक्निक्स को परफॉर्म करना शुरू कर चुका होता है। इसी के साथ हमें डी किंग को दिखाया जाता है जो खड़ा होता है, और नेचुरली उसके एंडलेस स्वॉर्ड वहाँ पे उसकी बॉडी के आसपास गैदर होना शुरू हो जाती हैं। वो इस समय एक स्वॉर्ड गॉड की तरह दिख रहा होता है, जहाँ पर वो अपने स्वॉर्ड्स का यूज करके लू फेंग के ब्लड रिवर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया होता है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वो वैसे ही खड़ा होता है। अब उसी के साथ वो अपने 3000 किलिंग फॉर्मेशन, जो कि हेवन पिलर्स के नाम से जाना जाता है, उसको एक्टिवेट करता है, और वहाँ पे एक स्वॉर्ड अरे इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब लू फेंग का ऑलरेडी ब्लड रिवर उन सारी जगह को कवर किए हुए था। उन्हीं सब के अंदर कई सारे स्वॉर्ड लाइट्स के पिलर्स खड़े होने शुरू हो जाते हैं, और हर एक पिलर्स इनक्रेडिबल मैजेस्टिक और इन्फिनाइटली हाई होता है, मतलब बहुत बहुत बड़ा होता है, जो कि नेचुरली पूरे के पूरे वास्ट वर्ल्ड को सपोर्ट कर रहा हो ऐसा लग रहा था। वो पिलर्स उस पूरे के पूरे वर्ल्ड को सपोर्ट करने के लिए ही बनाए गए होते हैं। अब लू फेंग अपने सामने वाले सीन को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये तो 36 पिलर्स हैं, ये सभी बहुत बड़े हैं, और इन सब की पावर्स तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। अब उसने अपने 36 पिलर्स को निकाला था ताकि वो लू फेंग के ब्लड रिवर के एंडलेस वर्ल्ड को तोड़ सके, उसको तबाह कर सके, उसको डिस्ट्रॉय कर सके। इसके साथ डी किंग स्माइल करते हुए लू फेंग से कहता है कि ब्रदर, इन्हें मेरे ये 36 हेवनली पिलर्स, मैंने इसको टियांजू रियल में कंप्रीहेंड कर रखा है। मैंने साथ में इसमें अपनी एसेंस और फॉर्मेशंस को भी इंटीग्रेट कर रखा है। तो बताओ आखिरकार तुम इस पावर के बारे में क्या सोचते हो। वो अपनी पावर्स को दर्शाने लगता है। अब लू फेंग भी इस एंडलेस किलिंग इंटेंट जो कि 36 स्वॉर्ड लाइट्स पिलर से निकल रही होती है उसको महसूस कर पा रहा होता है, और वो भी हंसते हुए कहता है कि माना तुम्हारी ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन स्ट्रांग है, पर मेरी ब्लड रिवर इतना भी सिंपल नहीं है। जिसके साथ लू फेंग फिर से अपने ब्लड रिवर के पावर को बढ़ाने लगता है। इस बार लू फेंग अपने स्पिरिचुअल विल पावर को एनलेस ब्लड रिवर के अंदर मर्ज कर देता है। इस मोमेंट पे लू फेंग का जो एनलेस ब्लड रिवर था वो किसी एक बड़े से पाइथन की तरह दिख रहा था, जो कि पाइथन अपने पूंछ को स्विंग कर रहा होता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एनलेस ब्लड रिवर हॉल करने लगता है, और सभी शॉर्ट लाइट पिलर्स को कैप्चर करने लगता है, उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। ऐसा समझ लो किसी वेनम की तरह उन सारे पिलर्स के ऊपर वो चढ़ने लगे होते हैं। लू फेंग इसी के साथ अपनी पावर्स को यूज करता है, तो वहाँ धमाके होने शुरू हो जाते हैं। उसके 100 लाइट पिलर्स इमीडिएटली कांपने लगते हैं, और उसमें न्यूमरस क्रैक्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, वो टूटने रखने होते हैं। जिसको देखकर डी किंग सीक्रेटली हैरान होते हुए कहता है कि ब्लड रिवर ने तो अभी भी अपने कई सारे प्रोफाउंड मिस्ट्रीज को छुपा कर रखा है, लगता है ये इतना भी आसान नहीं है। और वो ये जान चुका था कि इसकी जो पावर है वो ऑलरेडी इमेंस पावर्स तक जा चुकी है, जो कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के लिमिट से भी ऊपर कही जा सकती है। इसकी एक एक इमेंस पावर, इसकी एक एक स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव है। इसके साथ तो इसके अंदर कंटिन्यूअस इरप्शंस की भी पावर थी, इन्फ्लेट्रेशंस की पावर थी, और साथ में इरोडिंग की भी पावर होती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसको और भी टेरिफाइंग बनाते जा रही थी। मान लो आप खड़े भी हो फिर भी आपकी बॉडी इरोड होना शुरू हो जाएगी, कितना ही ज़्यादा टेरिफाइंग होता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसके पिलर्स के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, धमाके होना शुरू हो जाते हैं। चारों तब बैंग बैंग बैंग, चारों तब धमाके होना शुरू हो जाते हैं। वास्ट ब्लड रिवर एक जाइंट स्नेक की तरह उन सबको तोड़ता हुआ जा रहा होता है। स्वॉर्ड लाइट पिलर्स वो कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं, एक करके टूटने लगते हैं। इसी के साथ हमें बाकी सारे बंदों को दिखाया जाता है, जो कि दूर से इस नज़ारे को देख रहे होते हैं।
और कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो सभी ये देखकर हैरान हो जाते कि क्या यही डी किंग और लॉर्ड ऑफ द गैलेक्सी की ट्रू पावर है। जितने भी बाकी के अदर गॉड किंग्स होते हैं ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के, वो उस सीन को देख पा रहे होते, यहाँ तक कि वो यानफेंग एंसेंट किंगडम्स के एम्प्रेस को भी मतलब यानफेंग एंसेंट किंगडम्स के एम्प्रेस भी उस फाइट को देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि थंडर एंसेंट किंगडम्स के जितने भी बंदे होते हैं वो सभी भी इस फाइट को देख रहे होते हैं। और क्या सकता है कि दूर से ही वो फाइट को देख रहे थे, लेकिन फिर भी वो सफोकेट करने लगे थे, उनकी सांसें भी रुक चुकी थी। मतलब क्या सकता हो कि उस पावर वेव से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी कि उनका दिल भी कांप चुका होता है। वो सभी इन्फिनाइटली हाई शॉर्ट पिलर्स थे, इसी के साथ वो भी उस ब्लड रिवर को रोक नहीं पा रहे होते हैं। और यहाँ पे वो सब हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या यही गॉड किंग के अब के लेवल की पावर लेवल है। डी किंग और द लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी ये दोनों सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। जितने भी गॉड किंग्स थे मानो बंदों की हालत खराब हो रखी होती है। यहाँ तक कि टियानमू किंगडम का जो रियल बीस्ट होता है वो भी दूर से इस फाइट को देख रहा होता है। वो बंदा इस फाइट को देखते हुए कहता है कि चाहे मैं कितना ही प्रयास क्यों न कर लूँ, चाहे मैं कितना ही कल्टिवेट क्यों न कर लूँ, मैं अपने बॉटल नेक को ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो ऑलरेडी खाते पीते अल्टीमेट ट्वेलम बन चुका हूँ। मतलब ये भी अपने मोरोसा की तरह ही खाते पीते अल्टीमेट ट्वेलम तक जा चुका था, लेकिन वो अभी भी फॉर एवर अल्टीमेट ट्वेलम में स्टॉक हो चुका होता है। अब यहाँ पे आपको इस एपिसोड में पता चला कि आखिरकार क्यों एक जो बीस्ट होता है वो आखिरकार क्यों अल्टीमेट ट्वेलम में ही फंसा रह जाता है। बताया जाता है कि जितने भी जो बीस्ट होते हैं वो शुरुआत से लेके ही अपने अल्टीमेट ट्वेलम तक पहुंचने तक में वो कल्टीवेशंस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे कि आपने मोरोसा को ही देख लो, क्या वो कल्टीवेशंस पे अपने ध्यान दिया है? क्या उसने डाव को सीखा? नहीं, बस वो खाते पीते रहता था और यही उसकी मेन कमजोरी भी होती है। अब एक बार आप अल्टीमेट ट्वेलम तक चले जाओ, फिर आपको अपने डाव को सीखना होगा। मतलब अगर आपको ब्रेक थ्रू करना है तो आपको डाव को तो सीखना ही होगा। लेकिन एक बंदा जो कि अल्टीमेट ट्वेलम में आने के बाद अपने डाव के स्टडी को शुरू करता है तो उसके लिए काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमने लू फेंग को देखा जो कि कैसे सेक्टर लॉर्ड में रह के इतनी सारी नॉलेज को एक्यूमुलेट किया था, उसके बाद वो धीरे धीरे ब्रेक थ्रू करता गया, वो पढ़ता गया और उन सबको सीखता गया। तो लू फेंग के लिए आसान हो जाता है कि वो ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन मोरोसा आखिरकार कैसे कर सकता है? वो आखिरकार डाव को सीख ही कैसे सकता है जो कि जिंदगी भर कुछ नहीं किया, सिर्फ खाया पिया ऐस किया। वो आखिरकार पढ़ाई कैसे कर सकता है? और यही मेन रीजन होता है इन सब के स्टॉक हो जाने का। ये सब ब्रेक थ्रू चाह कर भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास उतनी कॉम्प्रिहेंशन मौजूद ही नहीं होती है। अब वहाँ पे क्या था कि ये सभी तो गॉड किंग लेवल के अबव वाले लेवल से मुझे कम से कम अपनी कंप्लीट ग्रेट डाउ की मिस्ट्रीज को तो समझना ही होगा। मैंने कोशिश तो की थी लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। हर एक स्टेप काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। उसने ग्रेट डाउ को सीखने की कोशिश की होती है। उसके पास तो जो कंप्लीट डाउ होती है वो ऑलरेडी परफेक्ट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये सारे जितने भी बीस्ट होते हैं रियल बीस्ट, इनके पास ऑलरेडी हर एक चीज़ परफेक्ट होती है। इनकी बॉडी परफेक्ट होती है, इनके डाउ परफेक्ट होते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट लेवल के लिए जो डाउ सीखना पड़ता है वो नहीं सीख पाते हैं ये लोग, और इसी कारण ये सब स्टक हो जाते हैं। यहाँ पे वो धीरे धीरे कोशिश तो करता है कि कैसा मिस्ट्रीज को सीखूं, लेकिन क्या करे, कुछ ऐसी मिस्ट्रीज होती हैं जिसे सीखने के बाद आपकी पावर बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाती है। लॉर्ड ऑफ 10,000 रेलम ने कई सारे मिस्ट्रीज को ग्रेट डाउ में अपने अंदर मिलाया होता था, जिसके कारण उसकी पावर्स थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन उतना भी क्वालिटेटिव चेंज नहीं हुआ था कि वो अल्टीमेट रेलम से ब्रेक थ्रू करके गॉड किंग के अबव लेवल में एंटर कर सके, मतलब एम्पर लेवल में एंटर कर सके। इसी के साथ वो क्या था, परहैप्स मुझे ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ के बाकी के दूसरे वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। देखो ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ने को तो अभी मोरोसा छोड़कर जा सकता है, अपना ये 10,000 टियानमू रियलम बीस्ट भी छोड़कर जा सकता है, क्योंकि ओरिजिन कॉन्टिनेंट से बाहर निकलने का जो रास्ता है उसके लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड आपको अल्टीमेट रियलम बीइंग रहना पड़ेगा। इन सब के पास बॉडी अल्टीमेट रियलम के लिए है, लेकिन अगर ये इस बॉडी के साथ बाहर निकलेंगे तो खतरा ये है कि वो किसी के हाथों भी मारे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अल्टीमेट रियलम हर एक कॉमन बंदा होता है और अगर उससे कोई पावरफुल मिल जाए तो वो इन सब को ऐसे ही खत्म कर देगा तो मारा जाएगा।
जाएगा, इसलिए ये सब अपने आप को बचाने के लिए इस ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में अपने आप को रखते हैं, क्योंकि बाहर जाएंगे तो मार जाएंगे और यही उनके लिए सेफ होता है। और इसी कारण अगर इन सबको जिंदा रहना, जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ऑरिजिन कॉन्टिनेंट खत्म होने वाला है, तो ये सब रिस्क लेके बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर भी जाकर मरना ही है और अंदर भी रह के मरना ही है, तो दोनों बात बराबर हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है इन सारे बंदों को जो कि इसी के बारे में सोच रहा था, और वो ये भी कहता है वो ड्यूएलम बीस्ट की, मुझे लगा था कि इस एरा में सिर्फ डी किंग है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है मेरे अलावा, लेकिन किसने सोचा था कि एक लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी भी यहाँ पे मौजूद आ जाएगा। ये बंदा थोड़ा सा गम में भी चला जाता है, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर डी किंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने लू फेंग के ब्लड रिवर की तरफ देख रहा होता है, और वो उसकी तरफ देख कर कहता है कि यहाँ तक कि मेरा 36 शॉर्ट लाइट पिलर्स भी इन सबको नहीं रोक पा रही हैं, तुम्हारी फोर्स तो सच में काबिल तारीफ है, जो कि बहुत ज़्यादा तारीफाएंगे। और वह स्माइल करते हुए कहता है कि ब्रदर इनहेम, तुम्हारी ब्लड रिवर तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और मैं जरूर स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स को रिलीज करना चाहूँगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है 3000 किलिंग फॉर्मेशन 3000 वर्ल्ड, क्या तुम उसको बर्दाश्त कर पाते हो या फिर नहीं। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है, वहाँ पे काउंटलेस सॉर्ड लाइट्स अपीयर होना शुरू हो जाती है, जिसके अंदर एंडलेस मिस्ट्रीज दिखाई देने लगती हैं। नेचुरली ये एक ग्रैंड फॉर्मेशंस को क्रिएट कर रही होती है। अब लू फेंग के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं इस फॉर्मेशंस को देखकर, क्योंकि वास्ट जो सराउंडिंग एरियाज होती हैं वहाँ पे कह सकते हो कि लाइफ क्रिएट होने लगती है। ये बंदा जब अपने इस टेक्निक को परफॉर्म करता है, वहाँ पे जितनी भी वास्ट सराउंडिंग एरियाज होती हैं वहाँ पे अलग ही फ्लावर्स की फ्रैगमेंट्स बनना शुरू हो जाती है, वहाँ पे उसको क्रोज की साउंड सुनाई देने लगती है। मतलब कि यहाँ पे अपने डी की ने जिस पावर्स का यूज़ किया था वो किसी लाइफ को क्रिएट करने से कम नहीं होता है। वहाँ पे लाइफ क्रिएट्स होना शुरू हो जाती है, स्काई बन जाती हैं, माउंटेन्स बन जाती है, यहाँ तक कि ऑर्डिनरी क्रिएचर्स भी जन्म लेना शुरू कर देते हैं। अब ऑर्डिनरी मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि ट्रू गॉड्स, इटर्नल ट्रू गॉड्स जितनी लेवल्स होगी, क्योंकि आपने लू फेंग को इस वक्त देखा था जब लू फेंग केओस रियलम में था, या फिर हो सकता है गॉड रियलम में था, जब लू फेंग ने एक ऑर्डिनरी से फ्लावर्स को जो कि इटर्नल रियलम में था इसको अपग्रेड करके केओस रियलम में ले आया होता है। लू फेंग ने वहाँ कुछ नहीं, बस अपने लाइफ अपग्रेडेशंस की पावर्स को यूज किया था। लू फेंग लाइफ्स को क्रिएट कर सकता है, ये बात याद रखना। लू फेंग में इतनी पावर्स आ चुकी हैं, और ये बंदा जो किया होता है इसके कारण वहाँ पे एक अलग ही कह सकते हो तो यूनिवर्स बन चुका था जहाँ पे लाइफ्स मौजूद होती हैं। अब डी किंग को दिखाया जाता है जो कि उस अपने 3000 वर्ड्स को यूज करने लगता है, और वो कहता है कि ये 3000 वर्ड्स जितने भी चीजें हैं उन सबको इवॉल्व कर सकता है। ये सुप्रीम रूल्स के ही जैसा है, लेकिन सुप्रीम रूल्स से कई गुना पीछे कह सकते हो कमजोर है। लो उसके सरफेस को सिर्फ टच की हुई होती है, और वो लू फेंग की तरफ देखने लगता है, स्माइल करने लगता है। अब लू फेंग भी उस चीज को महसूस कर पा रहा था कि यार सच में इस बंदे की पावर्स तो ज्यादा है, लेकिन उसे अपने ब्लड रिवर पे काफी ज्यादा भरोसा होता है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा जो एंटायर वर्ल्ड अपने डी किंग ने क्रिएट किया होता है वो लू फेंग के ब्लड रिवर को सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है। मतलब कि वहां पे उसके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है कि देखो अब मेरे पास इतनी पावरफुल है कि मैं एक यूनिवर्स तक को क्रिएट कर सकता हूँ। यूनिवर्स जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हो उतना बड़ा, अपने ऑरिजिन कॉन्टिनेंट जितना नहीं, लेकिन हाँ यूनिवर्स जितना बड़ा बना सकता है वो लाइफ फॉर्म, जिसके साथ वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि वहां पर और भी सॉर्ड्स आते हैं और अपने ब्लड रिवर्स के पावर्स को एनिहिलेट करना शुरू कर देते हैं। सॉर्ड्स जाके उसमें स्टैब होने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी के अंदर आप सॉर्ड मारोगे तो क्या पानी को कुछ होगा, फर्क पड़ेगा? नहीं, पानी में आप स्टैब मारोगे, निकालोगे तो फिर से वो पानी का पानी ही रह जाएगा। सेम टू सेम अभी लू फेंग के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वो कितना ही अटैक क्यों न कर ले, वहां पे कितनी ही वाइटैलिटी उसको कम करने की कोशिश क्यों न कर ले, वहां पे टकराने के बाद वहां पे वो नेचुरली रीस्टोर हो जाती है। अब लू फेंग भी सरप्राइज हो जाता है इन सब को देखकर कि जो एंडलेस ब्लड रिवर थी वो उन सबको कंप्लीटली सप्रेस कर पा रही थी। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे लू फेंग ने भी स्टार टावर्स का यूज किया होता है सीक्रेट पैटर्न्स को अपने उसे ब्लड रिवर के अंदर मर्ज करने का। उसने अभी स्टार टावर्स को बाहर नहीं निकाला होता है, लेकिन फिर भी वो इस बात से हैरान था कि उसको मिस्ट्रीज को यूज करने के बावजूद भी ये उसको थोड़ा सा सप्रेस कर पा रहा है। जिसके साथ हमें डी किंग को दिखाया जाता है जो
के लू फेंग की तारीफ करते हुए कहता है ब्रदर इन्हें तुम्हारी ब्लड रिवर तो सच में बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है। अगर रियल्म्स की बात करें तो ये एक गॉड एम्पर अर्ली स्टेज ऑफ गॉड एम्पर जितनी कंसीडर की जा सकती है। लो मेरी जो ओरिजिन कंट्रीमेंट में पावर्स है वो रेस्ट्रिक्ट की गई है, लेकिन मैं फिर भी अपर हैंड पा सकता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे अपर हैंड होने के बावजूद भी मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सच में ब्लड रिवर्स की पावर जो थी उसके अंदर दौड़ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। लो फेंग भी हंसते हुए कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं ओरिजिन कंटेंट में किसी के द्वारा सप्रेस कर दिया जाऊंगा। इसके साथ वो कहता है कि ब्रदर किंग, मतलब वो हंसते हुए कहता है कि ब्रदर किंग अब मैं पूरा ऑल आउट जा रहा हूँ, तुम्हें अपने सीक्रेट ट्रेस को बाहर निकाल लेना चाहिए क्योंकि मैं अब पूरी ताकत से तुम पर अटैक करने वाला हूँ। अब यहाँ पे एम्पर किंग हैरान हो जाता कि क्या तुम अभी ऑल आउट जाने वाले हो, मतलब अपनी हर एक हद पार करने वाले हो। अभी यहाँ पे उसे लग रहा था कि लू फेंग ऑलरेडी अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में अपने सबसे पावरफुल फोर्स को दिखा रहा है। लेकिन जब लू फेंग क्या था कि यार ये तो अभी शुरुआत है, तुमने देखा ही क्या, तो बंदे की फट सी जाती है कि यार ये क्या कह रहा है। अब लू फेंग वहाँ पे खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है। जैसे वो जोर से चिल्लाता है वहाँ पे एक डार्क डीप 9 स्टोरी टावर उस एंडलेस ब्लड रिवर से निकलना शुरू हो जाती है। मतलब लू फेंग पहली दफ़ा अपने स्टार टावर को बाहर निकालता है। बुम, वहाँ पे 9 स्टोरी टावर अपीयर हो जाती है। जैसे वो अपीयर होती बंदे की मानो फट जाती हैं। वहाँ पे सराउंडिंग जितने भी 3000 वर्ल्ड्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया 3000 यूनिवर्सेस मौजूद होते हैं उस ओशियन कॉस्मिक ओशंस में, वो सभी हिलना कांपना शुरू हो जाते हैं। उन वर्ल्ड्स के अंदर क्रैक अपीयर्स होना शुरू हो जाते हैं। अर्थ, माउंटेन, स्काई सभी चीज सैटर होना चाहते हैं, सब सी टूटने लग जाती है। प्रीवियसली लू फेंग ने सिर्फ अपने स्टार टावर के सीक्रेट पैटर्न्स को ही यूज किया था ताकि वो अपने खुद की बॉडी और ब्लड रिवर को ट्रांसफॉर्म कर सके। लेकिन इस वक्त तक लू फेंग ने अपने स्टार टावर को बाहर निकाल लिया होता, पटक दिया होता उसके सामने कि देखो अब तुम्हें मैं असली औकात के बारे में दिखाना चाहता हूँ। लेकिन जैसे वो स्टार टावर को देखता है बंदे की फट जाती है। मतलब वो ऐसी वाली फटती नहीं कि वो डर के भाग जाए, वो भी इस पावर को देखकर हैरान होते हुए कहता कि ये पावर, तो उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे वो भी ये देख पाता कि कैसे कि ये 9 स्टोरी टावर अपीयर हुआ है। उसी वक्त से ये 3000 वर्ल्ड्स को इन्वेड करना शुरू कर दिया और सबको कोलैप्स करना शुरू किया होता है। वो समझ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी सीक्रेट ट्रेजर नहीं है। अब लू फेंग जैसे अपने स्टार टावर को निकाला होता है उस वक्त से अभी तक वो बड़ी और बड़ी होती जा रही थी, वो कंटिन्यूसली बड़ी होती जा रही होती, यहाँ तक कि 3000 वर्ल्ड्स भी कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं और वो अभी भी बड़ी होती जा रही। तो रास्ते में कुछ भी क्यों ना आ जाए, यूनिवर्सेस तक आ जाए, वो डिस्ट्रॉय हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे ये देख कर हैरान होता है और कहता है कि मैं 3000 किलिंग फॉर्मेशंस को ज़्यादा देर तक डिप्लॉय नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसका 3000 जो फॉर्मेशंस होता है वो भी टूटना बिखरना शुरू हो जाती है। और डी किंग और भी ज़्यादा हैरान होते जाता है जैसे जैसे वो हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। वो अपने दिल को झांकते हुए कहता कि ये ज़रूर एक ऐसा ट्रेजर से, एक सीक्रेट ट्रेजर से जिसे ह्यूमन लाइफ के द्वारा ही फॉर्ज किया गया है, ह्यूमन लाइफ से फॉर्ज किया गया है। ओरिजिन कॉन्टिनेंट में इन्फिनाइट स्पेसेस में ऐसे सच रेयर ट्रेजर्स को ऑब्टेन करना आसान बात होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो है कि यार अपने माउंटेन सिटी के स्टार टावर को यार बनाए कैसे, क्योंकि उनकी पावर सिर्फ सेकंड लेवल ऑफ गॉड किंग्स थी। आखिरकार उन्होंने स्टार टावर्स ऐसे कैसे बना दिया कि वो गॉड किंग के अबव लेवल्स वाले को टक्कर देती है, वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये भी एक मिस्ट्री है जो कि हो सकता है आगे पता चले कि यार अपना माउंटेन सिटिंग उसका क्रिएटर हो ही ना, या फिर हो सकता है अपने माउंटेन सिटिंग आर्ट एंड क्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। अब यहाँ पे वो बंदा कहता है कि यहाँ पे और भी ऐसे ट्रेजर्स है जो कि गॉड किंग लेवल्स के बियॉन्ड जाती हैं। कुछ ऐसे ट्रेजर्स हैं जो कि गॉड एम्प्रेस ने खुद रिफाइन किए होते हैं और कुछ को अपने युवान ने खुद से उसको फोर्ज किया होता है। युवान और बाकी के और बंदे बहुत पहले ही इस रेस्टोरेंट अल्टीमेट लेवल से ज़्यादा पहले ही ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, तो उनके लिए ये सारी रिफाइन करना कैजुअल सी बात होती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई ऐसा ह्यूमन लाइफ लेवल अटैक हो जिससे कि वो सोल अटैक या फिर कोई ऐसे मटेरियल अटैक करते हैं तो वो उनको 90% तक वीकर कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे रेगुलर गॉड एम्प्रेस के बनाए हुए होते हैं।
हैं। लेकिन इस वक्त तक डी किंग वहाँ पे अपने स्टार टावर के सुपीरियर रूल्स को महसूस कर पा रहा होता है, जो कि उससे समझ में आ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर्स नहीं है जिसे कि गॉड एम्प्रेस ने रिफाइन किया है। इस मोमेंट पे जितने भी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के फोर्सेस मौजूद थे, जितने भी एम्पायर, जितने भी मोनार्सेस मौजूद थी, उन सभी की देखकर फट जाती है। मतलब उन सब का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा अपना डी किंग, उसकी फटी पड़ी थी। तो इन सब की बंदों की सांसें उखड़ जाती है। 9 स्टार ऑरिजिन जैसी अपीयर होती हैं, उसकी पावर ऑलरेडी चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है। जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वो सब पेंट्रेट करना शुरू होते हैं। जितने भी बंदे होते हैं जो देख रहे होते हैं, उनकी तो यार इतनी फट चुकी होती है कि उनके मन में भय आने लगता है, डर आने लगता है कि मतलब आपके सामने कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसे आप चाह कर भी नहीं हरा सकते हो। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे आपके पास, हम ह्यूमंस के पास ही ऐसी कोई चीज़ आ जाए सामने जिसे हम खुद हरा नहीं सकते, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमारी तो फट की ही चार हो जाएगी। लेकिन वही सेम टू सेम सिचुएशंस इन बंदों के सामने हो गई थी। जितने भी 3 मेजर एडवेंचर्स के बंदे थे, उन सब की नजर भी लू फेंग के उस स्टार टावर वाले ट्रेजर पे पड़ जाते और सबके मन में लालच आते हुए क्या था कि ये तो बहुत ही अच्छा ट्रेजर है, इससे जरूर युवान ने फोर्स किया था। लेकिन उन सबको ये अच्छे से पता था कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में रहकर वो कभी भी इस ट्रेजर्स को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो 3 मेजर एलियन रेसेस होते हैं, उन सबकी पावर सप्रेस होकर सिर्फ और सिर्फ केओस रेलम के बंदे तक आ जाती हैं। लू फेंग केओस रेलम में यार हजारों बिलियंस में भी आ जाए, अभी लू फेंग उन सबको चींटी की तरह मसल सकता है, मतलब खत्म कर सकता है। लू फेंग इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, स्टार टावर निकालता है बिलियंस केओस को तो ऐसे ही वो मसल कर रख देगा। उसके लिए गॉड किंग से यार बड़ी बात नहीं है, तो यार ये केओस रेलम क्या ही इसका उखाड़ सकते हैं। और जितने भी पावरफुल बेंग्स होते हैं वो भी कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं कि क्या यही वो लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी की ट्रू पावर स्ट्रेंथ है जो कि एम्पर किंग तक को ओवर पावर कर रही है। जितने भी एम्प्रेस लॉर्ड होते हैं उन सबका दिल कांपते हुए कहता है कि क्या ये 9 स्टोरी टावर्स इतना ज़्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ पे वो कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने एम्पर युवान को मारते समय अपने फुल पावर्स को रिलीज नहीं किया था। अगर उसने इस टावर को निकाल लिया होता तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाती। इसके साथ डी किंग अपने लू फेंग से कहता है कि ब्रदर इन्हें जल्दी करो, अपने ट्रेजर को वापस ले लो। मतलब ये बंदा फाइट नहीं करता, सीधे कहता है लू फेंग से कि अपने ट्रेजर्स को वापस रख लो। यहाँ पे कह सकते हो कि वो फाइट नहीं करना चाहता या फिर दूसरा चीज़ की ये उसकी फट के चार हो चुकी है, वो फट हुए वो अभी फाइट नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हाँ उसकी पावर से कि वो उसको राइवल तो कर सकता है, लेकिन लू फेंग यहाँ पे उससे फाइट कर सकता है। और यहाँ पे हमें एम्पर किंग के लिए थोड़ा सा बुरा भी फील कराया जाता है, राइटर ने खुद लिखा होता है। इसके साथ इंस्टेंटली लू फेंग अपने स्टार टावर्स को एंडलेस ब्लड रिवर के साथ मर्ज करके डिसअपीयर कर लेता है, मतलब अपने पास वापस रख लेता है। वो एंडलेस ब्लड फिर से कन्वर्ट होकर लू फेंग के अंदर समा जाता है। अब जो ये फाइट हुई थी एम्पर किंग के साथ लू फेंग की, उसमें लू फेंग ने कंफर्म कर दिया था कि एम्पर किंग लू फेंग के ब्लड रिवर का एक सिंगल ड्रॉप तक को हार्म नहीं कर सकते, मतलब उसको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते, जिसके कारण लू फेंग को अपनी पावर्स का अंदाजा हो गया था। और इसी के बाद ही लू फेंग ने पब्लिकली स्टार टावर्स को रिलीज किया, सबके सामने शो किया होता है, क्योंकि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे कुछ ही वर्दी ओपनर्स थे जिसके खिलाफ लू फेंग स्टार टावर्स को यूज कर सकता था। और लू फेंग बहुत ही खुजली मची थी, मतलब लू फेंग के अंदर खुजली मची हुई थी कि कब वो अपने स्टार टावर को अपने एनिमी के खिलाफ यूज करेगा। लू फेंग यूज तो करना चाहता था, लेकिन सामने वाला बंदा मना कर देता, यार क्या तुम फाइट करने आए हो तो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को तो यूज करके जाओ। अगर लू फेंग स्टार टावर्स को यूज करता तो सच में एम्पर किंग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि लू फेंग के उस ब्लड रिवर की कहानी एम्पर किंग हारता हुआ नजर आ रहा था। स्टार टावर की तो बात ही अलग थी। अब यहाँ पे डी किंग को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग के पास पहुंचकर स्माइल करते हुए कहता है कि ब्रदर इनहेम तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी टैलेंट है, जिसके अनुसार देखा जाए तो इस टैलेंट के साथ तुम्हारे पास एक ऐसा ट्रेजर का होना जो कि सीनियर युवान ने छोड़ रखा है ये नेचुरल है। मुझे भी अपने पास सीनियर युवान का एक ट्रेजर मिला था, लेकिन उस ट्रेजर को मैंने बाहर की दुनिया में कब का ले
ले गया हूँ वो ट्रेजर मेरे पास अभी नहीं है, वरना हम दोनों साथ में फाइट कर सकते हैं फ्यूचर में। याद रखना ब्रदर, इन्हें तुम्हें केयरफुल रहना होगा अपने 9 स्टोरी टावर्स को बाहर की दुनिया में ले जाने वाला, क्योंकि सबकी नज़र अभी तुम्हारे इस स्टार टावर पे ही है। अभी वो बंदा भी नहीं जानता कि इसको कहते क्या, वो बस 9 स्टोरी बिल्डिंग 9 स्टोरी टावर कह रहा था, ना कि स्टार टावर। अब डीकिंग ने ऐसा इसलिए रिमाइंड किया था क्योंकि वो जानता था कि बाहर बहुत ही पावरफुल फॉरेन ट्राइब्स मौजूद हैं और वो आराम से उन सब का टारगेट बन सकता है। ब्लू पिंक उससे पूछता है कि ब्रदर किंग, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें कोई रॉबरी कर ले? तो डी किंग हंसते हुए कहता कि नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम्हें बस केयरफुल रहना होगा। यहाँ पे ऐसे कई सारे सीक्रेट ऐसे जिसे कि सीनियर युवा ने खुद से ही रिफाइन किए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में तुम इन्फिनाइट स्पेस में जाके उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर तुम्हें कुछ सीक्रेट ओकेजनली टियांजू रियलम के अंदर मिलते रहेंगे, वो आते प्रकट करते रहेंगे। अब देखो जो इन्फिनाइट स्पेस है उसे खुद युवान ने ही बनाया है, वहाँ पे जो पॉइंट्स मिलते हैं, जो पॉइंट सिस्टम है उसे खुद युवान ने ही क्रिएट किया। वहाँ पर जो ट्रेजर्स है वो इनसाइड एम्प्रेस के पास नहीं है, वो सीधे युवान ने ही कोई जुगाड़ लगा गया, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही अपने युवान ने पहले ही बना के गया होता है ऑरिजिन कंट्रोल और बाकी सारी दुनिया में, ताकि कुल बंदे कल्टीवेट करके अपने आप को स्ट्रांग बना सके। जब उनके पास पॉइंट्स होंगे तो खुद उन सबको रिडीम कर सकते हैं। अब वहाँ पर अपने इस युवान ने कई सारे ट्रेल्स को रिफाइन कर कर छोड़ा होता, वरना अगर इन सारे एम्प्रेस इन सारे मोनार्चिस की बात असल में अगर उन सब का क्या कहते हैं, उन सब के हाथ में होता तो यार वो अपने लिए नहीं यूज़ करते हैं। सोचने वाली बात है। अब लूप में भी इस बात को समझ जाता है। यहाँ पे डीकी में कहता है कि बात करें स्टार टावर्स की तो उसे इन्फिनाइट स्पेस से ही साथ तुमने एक्सचेंज किया होगा, क्योंकि उसे लग रहा होता कि ऐसा स्पेशल ट्रेजर लूप ने स्टार टावर जो कि है उसे इन्फिनाइट स्पेस से ही रिडीम किया होगा। अब डीकी क्या होता है कि देखो जो इन्फिनाइट स्पेसेस में ट्रेजर्स मौजूद हैं उनको तुम एक्सचेंज करो तो वो सभी ह्यूमन लाइफ के द्वारा ही डिफाइन किए उन सब का यूज़ करके, और ऐसा ये है कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। उन सब की वैल्यूज़ उन सब के दाम अलग अलग हैं, कुछ तो 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट से भी ऊपर है, कुछ ऑर्डिनरी की बात करें 20 से 30,000 तो वो ऑर्डिनरी रहते हैं। लेकिन ये भी बताता है कि जो 100,000 रिवॉर्ड पॉइंट से ज़्यादा के ऊपर के ट्रेजर्स होते हैं उनके लिए तो गॉड एम्प्रेस भी पागल हो जाएंगे, मतलब वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और यहाँ पे जो 20 से 30,000 होते हैं वो तो ऑर्डिनरी होते हैं। अब ब्लू पिंक भी हामी भरता है। अब यहाँ पे ट्रेजर्स का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपको ये और भी अच्छे से केज वर्ल्ड को तोड़ने में मदद करता है। इन्फिनाइट स्पेस में जितने भी ट्रेजर्स मिलते हैं उससे आप आराम से केज वर्ल्ड को छोड़कर बाहर जा सकते हो, वरना यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप कमजोर हुए तो। और वो कहता है कि अभी तक मैंने एक भी सिंगल ट्रेजर्स खुद के लिए एक्सचेंज नहीं किया है। लू फेंग बोल रहा होता है कि उसने एक भी ट्रेजर एक्सचेंज नहीं किया, इसलिए लू फेंग अभी उन सारे सीक्रेट ट्रेजर्स के बारे में नहीं जानता कि वो कैसे होंगे और वो इन्फिनाइट स्पेस में किस किस तरह के ट्रेजर्स मौजूद होंगे और वो स्टार टावर्स के कंपैरिजन में कितना स्ट्रांग या कितना वीक हो सकते हैं। बात करें स्टार टावर्स की तो लूपिंग के लिए वो किसी कॉम्बैट की तरह नहीं है, बल्कि वो उसके कल्टीवेशंस को बढ़ाने के लिए लूपिंग उसी को तो सीख कर कल्टीवेशंस को बढ़ाता है। लूपिंग ने उसके सीक्रेट पैटर्न्स को सीखा था जिसकी वजह से उसके डॉ ऑफ लाइफ और डेड कल्टीवेशंस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली होती है। यहाँ तक कि लूपिंग बाहर जब जाएगा तो लूपिंग स्टार टावर्स को ले जा सकता है, मतलब वो ले भी जा सकता है और नहीं भी। लूपिंग चाहता था कि वो अभी लूपिंग अगर स्टार टावर्स को ओरिजिन कॉन्टिनेंट में रखेगा तो किसी का माई का लाल का हिम्मत नहीं कि लूपिंग से स्टार टावर्स को ओरिजिन कॉन्टिनेंट में छीन सके। अगर लूपिंग उसको बाहर ले जाता है तो वहाँ पे आप बहुत पावरफुल बंदे हैं। लूपिंग जब बाहर निकलेगा तो उसी वक्त अपना लूपिंग स्टार टावर को लेकर कभी भी बाहर नहीं जाएगा, बल्कि वो इंतजार करेगा, अपने आप को बहुत पावरफुल बना लेगा, तब वो स्टार टावर्स को लेकर बाहर निकला। क्योंकि सबकी नजर लूपिंग के स्टार टावर पे ही रहेगी। निकलेगा स्टार टावर लेके तो 3 मेजर एलियन रेसेस बाकी और भी बिलियंस ऑफ बंदे जो कि अल्टीमेट रियलम को कब का क्रॉस कर चुके हैं वो लूपिंग पे दावा बोल सकते हैं, उसको मार सकते हैं। जिसके साथ लूपिंग अपने डी किंग से बोलता है कि ब्रदर डी किंग
कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा कल्टिवेटर है जिसने कि 100,000 रिवार्ड पॉइंट जितने ट्रेजर्स वर्थ के ट्रेजर्स को एक्सचेंज किया है। तो डिकिंग स्माइल करते हुए कहता है कि नहीं, हमारे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन बाकी के दूसरे ओरिजिन वर्ल्ड से जितने भी बाकी के दूसरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट्स हैं उन सब में हुआ है। उन सब में उन्होंने इन 100,000 रिवॉर्ड पॉइंट से ऊपर वाले के ट्रेजर्स को रिडीम कर रखे हैं। सीनियर युवान ने इन्फिनाइट स्पेसेस को कई सारे डिफरेंट ओरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर बना रखा है, जहाँ पे सबके जगह सेम रेगुलेशंस होते हैं। जैसे मैंने बताया कि उस युवान ने पूरी तरह से प्रिपरेशंस कर रखा है, सब जगह सेम जैसे ट्रेजर्स होते हैं उन सब के अंदर भी 1 लाख के रिवॉर्ड पॉइंट्स, हर एक तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे आपको क्रिएचर्स, विल पावर्स, ब्रेक थ्रू, ये सब के कारण रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और मैंने बताया कि कैसे वहाँ जो क्रिएचर्स होते हैं उन्हें भी खुद युवान ने ही क्रिएट किया है। उसके लिए देखा जाए तो गॉड किंग्स लेवल्स के क्रिएचर्स को बनाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन वो क्या होता है कि 100,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को पाना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ब्लू पिंग भी एग्री करता है कि हाँ, सच में ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और मन में क्या था कि मैंने एक बार अपने स्पिरिचुअल विल पावर को ब्रेक थ्रू किया था, जिसकी वजह से मुझे 100,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले थे। लेकिन आखिरकार लू पिंग सिर्फ एक ट्रेजर्स को पाने के लिए अपने सारे ट्रेजर पॉइंट्स को थोड़ी ना एक्सचेंज कर सकता है, रिडीम कर सकता है। और साथ में टॉप टैप परफेक्ट लेवल इनहेरिटेंस वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। लू पिंग उसी को लेना चाहता था। लू पिंग के पास ट्रेजर्स की कमी नहीं है, इसलिए वो इनहेरिटेंस पे ज़्यादा फोकस देता है। एक ट्रेजर जो कि 100,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स, ये तो उसकी रियलिटी काफ़ी ज़्यादा दूर की होती है, वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और लू पिंग का कब 10,000 ईपोस बीटेगा, क्योंकि लू पिंग उसी वक्त अपने ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़कर बाहर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।